हमारा आज का विषय है कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय। ऊष्मागतिकी। बिल्कुल, ऊष्मागतिकी, जिसे अंग्रेजी में थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। हमारे पास एनसीईआरटी आधारित संपूर्ण शॉर्ट नोट्स हैं। और आज हमारा मिशन ये है कि हम एक आदर्श क्लासरूम की तरह इन नोट्स के हर एक पन्ने, हर एक लाइन और हर एक हेडिंग को बिल्कुल उसी क्रम में शब्दशः पढ़ेंगे। जी, और फिर उसे आसान भाषा में गहराई से समझेंगे भी। कोई भी लाइन छूटनी नहीं चाहिए। ये श्रोताओं के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सत्र होने वाला है। एकदम सही। हम केवल ये नहीं देखेंगे कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। नोट्स में दी गई हर परिभाषा के पीछे की भौतिक वास्तविकता को हम डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नोट्स के पहले पन्ने का शीर्षक पढ़ते हैं। यहाँ बड़े अक्षरों में लिखा है ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, क्लास 11 फिजिक्स डैश एनसीईआरटी आधारित संपूर्ण शॉर्ट नोट्स। और इसी पेज पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक पीवी ग्राफ। अच्छा। हाँ, और इसके ठीक बगल में एक पिस्टन वाला सिलेंडर भी है। ग्राफ में हम साफ देख सकते हैं कि दाब, मेरा मतलब है प्रेशर, और आयतन यानी वॉल्यूम के बीच एक वक्र बना है जो नीचे की ओर जा रहा है। जी। साथ ही उस सिलेंडर के चित्र में नीचे से लाल तीरों के माध्यम से ऊष्मा अंदर जाती हुई दिखाई गई है। और उस ऊष्मा के प्रभाव से पिस्टन ऊपर की ओर खिसक रहा है ना? बिल्कुल सही। ये चित्र पूरे अध्याय की नींव रखता है। ये स्पष्ट करता है कि जब किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है तो वो फैलती है, मतलब उसका आयतन बढ़ता है। हाँ, और इस प्रक्रिया में दाब और आयतन के बीच एक गहरा संबंध बन जाता है। ऊष्मागतिकी मूल रूप से ऊष्मा, तापमान और कार्य के इसी आपसी लेन देन का विज्ञान है। ये बहुत ही स्पष्ट शुरुआत है। अब नोट्स का अगला हिस्सा ऊष्मा के मूल स्वभाव पर बात करता है। स्लाइड 2 की हेडिंग है ऊष्मा की प्रकृति और इतिहास। जी, ये एक ऐतिहासिक सफर है। बिल्कुल। मैं शब्दशः पढ़ती हूँ। आधुनिक अवधारणा वर्सेस कैलोरिक सिद्धांत। पहले माना जाता था कि ऊष्मा एक तरल कैलोरिक है। बेंजामिन थॉमस काउंट रमफर्ड 1798 ने तोप में छेद करने के प्रयोग से इसे गलत साबित किया। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था विज्ञान में। आगे लिखा है, निष्कर्ष, ऊष्मा एक अदृश्य तरल नहीं बल्कि ऊर्जा का ही एक रूप है जो कार्य घर्षण से उत्पन्न होती है। और नीचे समीकरण है यांत्रिक कार्य से ऊष्मा उत्पन्न। देखिए, पहले के वैज्ञानिकों का मानना था कि गर्मी कोई बहने वाली चीज है, जैसे कोई अदृश्य पानी हो, जिसे उन्होंने कैलोरिक नाम दिया था। उनका सोचना होगा कि गर्म चीजों में ये तरल ज्यादा होता है। बिल्कुल, लेकिन बेंजामिन थॉमसन का प्रयोग आंखें खोलने वाला था। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक तोप के भारी धातु वाले हिस्से में एक बड़ी सी मशीन या ड्रिल से छेद किया जा रहा है, जिसे शायद कैनन बोरिंग कहते हैं। एकदम सही। चित्र में हम देख सकते हैं कि जहां ड्रिल और तोप की धातु रगड़ खा रहे हैं, वहां से लाल रंग की किरणें निकल रही हैं, जो बहुत ज्यादा घर्षण को दिखा रही हैं। हाँ, ये किरणें घर्षण के कारण पैदा हो रही अत्यधिक ऊष्मा को दर्शाती हैं। यहाँ कोई गर्म चीज पहले से नहीं थी जिससे वो कैलोरिक तरल बह के आया हो। तो मतलब जो मेहनत की गई वही गर्मी में बदल गई। बिल्कुल, मशीन को चलाने में जो यांत्रिक कार्य किया गया वही रगड़ खाकर ऊष्मा में बदल गया। इसी से यह सिद्ध हुआ कि ऊष्मा कोई तरल नहीं है बल्कि ऊर्जा का ही एक रूप है। तो अगर ऊष्मा ऊर्जा है जो बहती है, तो ये बहना रुकता कब है? नोट्स की अगली हेडिंग इसी सवाल का जवाब देती है। हेडिंग है तापीय साम्य और शून्य कोटि नियम। ये बहुत दिलचस्प नियम है। मैं पढ़ती हूँ। तापीय साम्य, थर्मल इक्विलिब्रियम, जब किसी निकाय के स्थूल चर दाब P, आयतन V, ताप T समय के साथ नहीं बदलते। जी। ऊष्मा गतिकी का शून्य कोटि नियम, यदि दो निकाय A और B अलग अलग किसी तीसरे निकाय C के साथ तापीय साम्य में है तो वे आपस में भी तापीय साम्य में होंगे। महत्व, ये नियम हमें ताप टेम्परेचर की परिभाषा देता है। अब यहाँ एक तार्किक सवाल उठता है, अगर निकाय A और B सीधे संपर्क में है ही नहीं तो क्या केवल C के संपर्क में रहने मात्र से उनका तापमान बिल्कुल एक समान हो जाएगा? यही इस नियम की खूबसूरती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसे ऐसे समझना चाहिए कि अगर A का तापमान C के बराबर हो चुका है जी, और B का तापमान भी C के बराबर हो चुका है,
तो स्वाभाविक रूप से ए और बी का तापमान भी एक दूसरे के बराबर ही होगा, भले ही वे आपस में न जुड़े हों। अच्छा, बिना जुड़े भी? हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि 3 ब्लॉक हैं, ए, बी और सी। नीचे ए और बी अगर बगल रखे हैं, लेकिन उनके बीच एक रुद्धोष्मक दीवार यानी एडियाबैटिक वॉल है। इसका अर्थ है कि यह एक ऐसी दीवार है जिससे ऊष्मा आर पार नहीं जा सकती। मतलब ए और बी आपस में कोई ऊष्मा साझा नहीं कर रहे हैं। एकदम सही। लेकिन इन दोनों के ठीक ऊपर एक बड़ा ब्लॉक सी रखा है। ए और सी के बीच और बी और सी के बीच एक चालक दीवार है। चालक दीवार मतलब जिससे ऊष्मा आ जा सकती है? हाँ, डायथर्मिक वॉल। चित्र में ऊपर नीचे जाने वाले तीर दिखाते हैं कि ए की ऊष्मा सी के साथ और बी की ऊष्मा सी के साथ तब तक बदलती रहती है जब तक तीनों का तापीय संतुलन नहीं बन जाता। ये बहुत स्पष्ट है। ये नियम इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये हमें तापमान मापने का आधार देता है। जब हम थर्मामीटर, जो कि निकाय सी मान लेते हैं, उसे अपने शरीर निकाय ए से लगाते हैं तो वास्तव में इसी शून्य कोटि नियम का उपयोग हो रहा होता है। वाह, ये उदाहरण बहुत ही सटीक है। अब जब हम तापमान और साम्य को समझ चुके हैं तो नोट्स हमें निकाय के अंदर झांकने पे मजबूर करते हैं। अगली हेडिंग है ऊष्मा, कार्य और आंतरिक ऊर्जा। जी, इसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मैं इन्हें लाइन दर लाइन पढ़ती हूँ। पहला, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी यू, अणुओं की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग। ये एक अवस्था चर, स्टेट वेरिएबल है। ये पथ पर निर्भर नहीं करता। दूसरा, ऊष्मा Q और कार्य W। ये ऊर्जा स्थानांतरण के तरीके हैं। ये अवस्था चर नहीं है, ये पथ पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल। और तीसरा बिंदु, निकाय में आंतरिक ऊर्जा होती है लेकिन ऊष्मा या कार्य नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई गैस एक सिलेंडर में बंद है तो उसके अंदर कार्य या ऊष्मा जमा नहीं है, बल्कि केवल उसकी अपनी ऊर्जा है। एकदम सही निष्कर्ष निकाला। इसे अवस्था चर और पथ पर निर्भर करने वाले चर के अंतर से आसानी से समझा जा सकता है। अवस्था चर वो होते हैं जिन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि सिस्टम की वर्तमान स्थिति क्या है। जी। सिस्टम उस स्थिति तक पहुंचने के लिए किस रास्ते से गुजरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंतरिक ऊर्जा U ऐसा ही एक चर है। गैस के अणुओं की जो अपनी गति और उनके आपसी आकर्षण की जो ऊर्जा होती है वो उनकी आंतरिक संपत्ति है। अच्छा, और ऊष्मा और कार्य क्या है फिर? ऊष्मा Q और कार्य W तिजोरी में रखी संपत्ति नहीं है। वे तो केवल लेन देन के तरीके हैं। वे केवल तब अस्तित्व में आते हैं जब ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है। समझ आ रहा है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बड़ा पिस्टन वाला सिलेंडर जिसके अंदर नीले रंग के छोटे छोटे अणु हैं। उन अणुओं के साथ लगे तीर दिखा रहे हैं कि वे बेतरतीब दिशाओं में भाग रहे हैं, जो उनकी गतिज ऊर्जा है। बिल्कुल। और यही आंतरिक ऊर्जा U को दर्शा रहा है। इसके दाईं ओर तो छोटे चित्र और हैं। ऊपर वाले छोटे चित्र में सिलेंडर को नीचे से आग की लौ से गर्म किया जा रहा है और लाल तीर अंदर जा रहे हैं। हाँ, जो दर्शाता है कि ऊष्मा Q निकाय को दी जा रही है। और नीचे वाले छोटे चित्र में पिस्टन को ऊपर से नीचे की ओर धकेला जा रहा है, जिससे अणु पास पास आ रहे हैं। मतलब निकाय पर कार्य W किया जा रहा है। एकदम सही। ये चित्र बहुत अच्छे से साफ करता है कि ऊष्मा और कार्य बाहरी क्रियाएं हैं, जबकि आंतरिक ऊर्जा अंदर की अवस्था है। बहुत ही रोचक। अब ये तीनों चीजें आपस में जुड़ती कैसे हैं? ये हमें नोट्स के अगले हिस्से में मिलता है। हेडिंग है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। यह इस अध्याय का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। मैं इसका सूत्र पढ़ती हूँ। डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। आगे लिखा है ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसके नीचे चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन का पूरा टेबल बना है। ये बहुत जरूरी है। निकाय को ऊष्मा दी गई प्लस Q, निकाय से ऊष्मा ली गई माइनस Q। जी। निकाय द्वारा कार्य प्लस W, निकाय पर कार्य माइनस W, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि प्लस U, आंतरिक ऊर्जा में कमी माइनस U। ये टेबल बहुत काम का है। और इसके ठीक बगल में एक बहुत ही रोचक उदाहरण है। मैं उसे शब्दशः पढ़ती हूँ। उदाहरण 1 ग्राम जल का उबलना। ऊष्मा दी गई डेल्टा Q बराबर 2256 जूल। कार्य किया गया डेल्टा W बराबर 169.2 जूल। ब्रैकेट में लिखा है प्रसार। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा U
बराबर 2086.8 जूल। निष्कर्ष, अधिकतर ऊष्मा बंध तोड़ने आंतरिक ऊर्जा में खर्च होती है। बिल्कुल। शुरुआत में हमने इसी पर विचार किया था। इस उदाहरण के आंकड़े तो सच में हैरान करते हैं। 2256 जूल ऊष्मा दी गई, लेकिन कार्य सिर्फ 169.2 जूल हुआ। मतलब पानी को दी गई ज्यादातर ऊष्मा उसे भाप बनाकर फैलाने में नहीं, बल्कि उसके अंदर कुछ और करने में खर्च हो रही है। यही ऊर्जा संरक्षण के नियम की असली गहराई है। प्रथम नियम बहुत स्पष्ट कहता है कि हम जो भी ऊष्मा डेल्टा क्यू किसी निकाय को देंगे, वो केवल दो काम कर सकती है। कौन से दो काम? या तो वो निकाय द्वारा बाहर कुछ कार्य करेगी, डेल्टा डब्ल्यू, या फिर वो निकाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ाएगी, डेल्टा यू। जब हम पानी उबालते हैं तो हमें लगता है कि भाप बन रही है, गैस फैल रही है, यानी बहुत सारा कार्य हो रहा है। हाँ, ऐसा ही लगता है। लेकिन गणितीय आंकड़े चीख कर कह रहे हैं कि 2256 जूल में से केवल 169.2 जूल ही भाप के प्रसार कार्य में इस्तेमाल हुए। तो बाकी की जो इतनी विशाल ऊर्जा है 2086.8 जूल, उसका क्या हुआ? वह पानी के अणुओं के बीच मौजूद मजबूत बंधनों को तोड़ने में खप गई। पानी के अणु एक दूसरे से बहुत मजबूती से चिपके होते हैं। उन्हें आजाद करके गैस अवस्था में लाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए। अच्छा। जो आंतरिक ऊर्जा डेल्टा यू के रूप में संचित हो जाती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यही सुनिश्चित करता है कि ऊर्जा का एक एक कण कहाँ गया, इसका पूरा हिसाब रखा जाए। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। ये हिसाब किताब तो बहुत ही सटीक है। नोट्स में अगला विषय ये बताता है कि अलग-अलग पदार्थ इस दी गई ऊष्मा के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। हेडिंग है विशिष्ट ऊष्माधारिता। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जी, इसमें परिभाषा और सूत्र दिए गए हैं। परिभाषा, विशिष्ट ऊष्मा S बराबर 1/m गुणा डेल्टा Q बटे डेल्टा T। यूनिट है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। बिल्कुल। फिर लिखा है मोलर विशिष्ट ऊष्मा C बराबर 1/μ गुणा डेल्टा Q बटे डेल्टा T। आदर्श गैस के लिए Cp माइनस Cv बराबर R, ठोस के लिए C बराबर 3R, और नीचे एक अलग बॉक्स में स्पष्ट रूप से लिखा है जल के विशिष्ट ऊष्मा नियत नहीं रहती। इन गणितीय सूत्रों का सीधा सा भौतिक अर्थ यह है कि हम ये मापना चाहते हैं कि किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। जी। अगर हम पदार्थ की मात्रा को किलोग्राम m में नापते हैं तो वो विशिष्ट ऊष्मा S कहलाती है, और अगर हम उसे मोल म्यू में नापते हैं तो वो मोलर विशिष्ट ऊष्मा C बन जाती है। अच्छा, तो ये मापने की इकाई का फर्क है। हाँ, और आदर्श गैसों के मामले में स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा हमेशा स्थिर आयतन वाली विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है, और उनका अंतर गैस नियतांक R के बराबर होता है। और जो वो विशेष बॉक्स है जल के बारे में? हाँ, उस पर आते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है जल की विशिष्ट ऊष्मा का एक ग्राफ। इस ग्राफ में x अक्ष पर तापमान है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक, और y अक्ष पर विशिष्ट ऊष्मा की मात्रा है। हम ग्राफ में साफ देख सकते हैं कि ये कोई सीधी लेटी हुई रेखा नहीं है। मतलब वो स्थिर नहीं है? बिल्कुल नहीं। 0 डिग्री से शुरू होकर जल की विशिष्ट ऊष्मा का वक्र पहले नीचे की तरफ गिरता है। लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास वो अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाता है। जी। और फिर धीरे धीरे वापस ऊपर उठने लगता है। ये चित्र इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि तापमान बदलने के साथ पानी की ऊष्मा सोखने की क्षमता भी बदलती है, वो नियत या स्थिर नहीं रहती। प्रकृति सच में कितनी जटिल है। अब नोट्स के अगले पन्ने पर चलते हैं, जहां अवस्था चरों का एक और दिलचस्प वर्गीकरण है। हेडिंग है ऊष्मागतिक अवस्था चर, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। जी, इसमें लिखा है अवस्था समीकरण PV बराबर म्यू RT, और नीचे इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है विस्तीर्ण चर, एक्सटेंसिव, निकाय के आकार पर निर्भर, ब्रैकेट में है VMU, और दूसरा है गहन चर, इंटेंसिव, आकार पर निर्भर नहीं, ब्रैकेट में है PT, डेंसिटी। इसे समझने के लिए मैं एक कल्पना कर रही थी। हाँ, बताइए। अगर हम एक बड़े से बॉक्स को बीच से दीवार खड़ी करके दो हिस्सों में बांट दें, ठीक है, तो बॉक्स की जगह मतलब आयतन और अंदर की गैस का द्रव्यमान तो आधा हो जाएगा,
लेकिन गैस का तापमान और दबाव तो वही रहेगा ना? बिल्कुल, यही सटीक तरीका है विस्तीर्ण और गहन चरों के बीच के अंतर को समझने का। और देखिए, यहाँ चित्र में दिखाया गया है ठीक वही उदाहरण जो आपने सोचा। अच्छा, चित्र में भी यही है? हाँ, चित्र में बाईं तरफ एक बड़ा बॉक्स है जिसका आयतन V, तापमान T और द्रव्यमान m है। दाईं तरफ उसी बॉक्स को बीच से एक लाल रंग की दीवार डालकर 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है। हम चित्र में स्पष्ट देख सकते हैं कि दोनों हिस्सों में आयतन V/2 और द्रव्यमान m/2 लिखा है, लेकिन तापमान T और दबाव P को आधा नहीं किया गया है। वे वैसे के वैसे ही लिखे हैं। तो इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? कारण बहुत सरल है। जो गुण पूरे सिस्टम के आकार या मात्रा पर निर्भर करते हैं, जैसे द्रव्यमान या आयतन, वे विस्तीर्ण कहलाते हैं। टुकड़े करने पर वे बढ़ जाते हैं जी। लेकिन जो गुण पदार्थ की अंदरूनी प्रकृति पर निर्भर करते हैं, जैसे तापमान, दबाव या घनत्व, वे गहन चर कहलाते हैं। दीवार खड़ी करने से कमरे का तापमान आधा नहीं हो जाता। ये चित्र इस भौतिक सत्य को बहुत ही सरलता से दिमाग में बिठा देता है। ये तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। अब हम नोट्स के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां गैसों पर अलग अलग तरह से काम किया जाता है। अगली हेडिंग है विभिन्न ऊष्मागतिक प्रक्रम। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। इसमें सबसे पहला है समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। मैं इसकी लाइनें पढ़ती हूँ। शर्त, ताप नियत रहता है, T बराबर कांस्टेंट। जी। समीकरण, PV बराबर कांस्टेंट, बॉयल्स का नियम। प्रथम नियम, डेल्टा U बराबर 0, क्योंकि T नियत है, इसलिए Q बराबर W। किया गया कार्य, W बराबर μRT नेचुरल लॉग V2/V1। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U 0 क्यों हो जाता है? इसका जवाब हमें गैस के अणुओं की प्रकृति में ही मिलता है। हमने पहले ही चर्चा की थी कि गैस की आंतरिक ऊर्जा मुख्य रूप से उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। हाँ, जो तापमान से जुड़ी होती है। बिल्कुल। समतापी प्रक्रम का अर्थ ही है एक ऐसी प्रक्रिया जहां पूरी प्रक्रिया के दौरान तापमान बिल्कुल स्थिर रखा जाता है। जब तापमान ही नहीं बदलेगा तो अणुओं की औसत गति भी नहीं बदलेगी। अच्छा, और इसलिए ऊर्जा नहीं बदलेगी। हाँ, जिसका सीधा अर्थ है कि आंतरिक ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं होगा, डेल्टा U 0 होगा। और जब हम इसे प्रथम नियम डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W में रखते हैं तो डेल्टा U तो 0 हो गया। बिल्कुल। तो सिस्टम को दी गई पूरी की पूरी ऊष्मा Q सीधे कार्य W में बदल जाती है। समझ आ गया। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक PV ग्राफ। इस ग्राफ में ऊपर से नीचे की ओर एक वक्र आ रहा है जिसे समतापी लिखा गया है। ये वक्र आयतन V1 से V2 तक फैल रहा है। जी। इस वक्र के ठीक नीचे के पूरे हिस्से को नीले रंग से रंगा गया है और उसमें लिखा है कार्य। ये ग्राफ हमें सिखाता है कि PV ग्राफ में वक्र के नीचे का जो कुल क्षेत्रफल होता है, गणितीय रूप से वही गैस द्वारा किया गया कुल कार्य होता है। ये क्षेत्रफल वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब समतापी के ठीक विपरीत प्रक्रम पर आते हैं। नोट्स की अगली हेडिंग है रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस। मैं लाइनें पढ़ती हूँ। शर्त, निकाय और परिवेश के बीच कोई ऊष्मा स्थानांतरण नहीं, डेल्टा Q बराबर 0। जी। समीकरण, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, जहां गामा बराबर CP/CV। प्रथम नियम, डेल्टा U बराबर माइनस डेल्टा W। कार्य आंतरिक ऊर्जा की कीमत पर होता है। किया गया कार्य W बराबर μR गुणा T1-T2 पूरे के बटे में गामा-1। बिल्कुल। अब ये थोड़ा अजीब लगता है। अगर निकाय बाहर से कोई ऊष्मा ले ही नहीं रहा है, मतलब डेल्टा Q 0 है, तो फिर वो कार्य कैसे कर पा रहा है? ऊर्जा आखिर आ कहां से रही है? ये ऊष्मागतिकी का एक बहुत ही शानदार पहलू है। जब बाहर से ऊष्मा आने के सारे दरवाजे बंद होते हैं, रुद्धोष्म दीवार के कारण, हाँ, और गैस को फिर भी फैलना है यानी कार्य करना है, तो उसे एक कीमत चुकानी पड़ती है। जैसा कि नोट्स में स्पष्ट लिखा है, कार्य आंतरिक ऊर्जा की कीमत पर होता है। मतलब वो अपनी ही जमा पूंजी खर्च कर रही है। एकदम सही। गैस अपनी खुद की जमा की हुई आंतरिक ऊर्जा को खर्च करके पिस्टन को धकेलती है, और जब वो अपनी ही ऊर्जा खर्च करती है तो लाजमी है कि गैस ठंडी हो जाएगी। तापमान गिर जाएगा। जी। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक और PV ग्राफ, जहां 2 वक्र एक ही प्रारंभिक बिंदु P1 से शुरू हो रहे हैं।
ऊपर वाला वक्र समतापी है, जो थोड़ा धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और उसके नीचे एक और वक्र है। हाँ, उसके ठीक नीचे रुद्धोष्म वक्र है, जो बहुत तेजी से नीचे की ओर गिर रहा है। दाईं ओर एक तीर लगाकर स्पष्ट रूप से लिखा है, रुद्धोष्म वक्र की ढाल अधिक होती है। तो इसकी ढाल ज्यादा क्यों है? इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि समतापी प्रसार में केवल आयतन बढ़ने से दबाव कम होता है, लेकिन रुद्धोष्म प्रसार में आयतन तो बढ़ ही रहा है, साथ ही गैस अपनी आंतरिक ऊर्जा खोकर ठंडी भी हो रही है। अच्छा, दोहरा असर पड़ रहा है। बिल्कुल। तापमान गिरने के कारण दबाव और भी अधिक तेजी से नीचे गिरता है, जिससे इसकी ढाल ज्यादा खड़ी हो जाती है। ये ढाल वाला अंतर बहुत अच्छे से समझ आ गया। नोट्स में इसके बाद 3 और प्रक्रमों के छोटे छोटे विवरण है। मैं हेडिंग पढ़ती हूँ, अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रम। पहला है समआयतनिक, आइसोकोरिक, वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट, dV बराबर 0, वर्क W बराबर 0। दूसरा है समदाबी, आइसोबैरिक, प्रेशर बराबर कांस्टेंट, वर्क W बराबर P गुना V2 माइनस V1। जी। विकता को इनके साथ दिए गए चित्र बहुत स्पष्ट कर देते हैं। समआयतनिक प्रक्रम के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक PV ग्राफ, जिसमें एक बिल्कुल सीधी खड़ी रेखा है, वर्टिकल लाइन। हाँ, ये रेखा दबाव के अक्ष पर नीचे P1 से ऊपर P2 तक जा रही है, लेकिन आयतन वाले X अक्ष पर यह बिल्कुल नहीं खिसक रही। इसका मतलब है कि पिस्टन अपनी जगह पर लॉक है, आयतन स्थिर है। तो जब पिस्टन हिला ही नहीं तो कार्य शून्य होना ही है। बिल्कुल। अब समदाबी प्रक्रम के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक PV ग्राफ, जिसमें एक बिल्कुल सीधी लेटी हुई रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन। यह V1 से V2 तक जा रही है, लेकिन Y अक्ष पर ऊपर नीचे नहीं हो रही। इसका मतलब दबाव नियत है। हाँ, दबाव नियत है और गैस फैलकर कार्य कर रही है। और चक्रीय प्रक्रम के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक PV ग्राफ, जिसमें एक पूरा बंद गोल चक्र या लूप बना है। तीरों की दिशा भी है इसमें। जी, तीरों की दिशा बताती है कि निकाय कई अवस्थाओं से गुजरते हुए वापस उसी बिंदु पर आ गया जहां से चला था। चूंकि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था एक ही है, इसलिए आंतरिक ऊर्जा में कुल बदलाव शून्य होता है। और कार्य का क्या? इस पूरे लूप के अंदर घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है, वही उस चक्र में किया गया कुल कार्य होता है। ये बहुत ही तार्किक है। अब हम ऊर्जा के बहाव की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। नोट्स की अगली हेडिंग है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। यह नियम पूरी ऊष्मागतिकी का दिशा निर्देश है। यहाँ 2 वैज्ञानिकों के कथन दिए गए हैं, मैं पढ़ती हूँ। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, 100% ऊष्मा को कार्य में बदलना असंभव है, ईटा 100% से कम होता है। क्लॉसियस स्टेटमेंट, बिना बाहरी कार्य के ऊष्मा ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर नहीं जा सकती। अब प्रथम नियम ने तो कहा था कि ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो फिर ये द्वितीय नियम हमें क्या नया बता रहा है? देखिए, प्रथम नियम केवल बही खाते की तरह है, जो बताता है कि ऊर्जा का कुल जोड़ बराबर रहेगा, लेकिन वो ये नहीं बताता कि ऊर्जा किस दिशा में बहेगी या कितनी ऊर्जा वास्तव में हमारे काम आएगी। अच्छा। द्वितीय नियम प्रकृति की उस सीमा को तय करता है। केल्विन प्लैंक का कथन कहता है कि आप चाहे कितनी भी आधुनिक मशीन बना लें, वो दी गई पूरी की पूरी ऊष्मा को 100% कार्य में नहीं बदल सकती। कुछ ना कुछ ऊष्मा कचरे के रूप में वातावरण में जाएगी ही। कोई भी मशीन 100% कार्यकुशल नहीं हो सकती। बिल्कुल। यहाँ चित्र में दिखाया गया है इस बात को समझाने के लिए 2 ब्लॉक डायग्राम। राइट। बाईं तरफ एक इंजन का डायग्राम है। सोर्स T1 से Q ऊष्मा निकलकर इंजन में जाती है जी। और वो इंजन केवल वर्क W बाहर निकाल रहा है, बिना किसी सिंक के। लेकिन इस पूरे ब्लॉक डायग्राम पर एक बहुत बड़ा लाल रंग का क्रॉस का निशान लगा है। तो ये लाल क्रॉस क्या दर्शा रहा है? ये लाल क्रॉस चीख चीख कर कह रहा है कि ऐसा आदर्श इंजन बनाना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। ऊष्मा का कुछ हिस्सा सिंक T2 में छोड़ना ही पड़ेगा। और दाईं तरफ का चित्र? दाईं तरफ एक रेफ्रिजरेटर का ब्लॉक डायग्राम है। कोल्ड T2 से ऊष्मा निकलती है, रेफ्रिजरेटर में जाती है और सीधे हॉट T1 में चली जाती है, बिना बाहर से कोई कार्य या बिजली दिए। इस पर भी लाल क्रॉस लगा है? हाँ, ये क्लॉसियस के कथन को दर्शाता है कि पानी खुद ब खुद नीचे से ऊपर नहीं चढ़ता और ऊष्मा खुद ब खुद ठंडी लगे से गर्म जगह नहीं जा सकती। इसके लिए कंप्रेसर यानी बाहरी कार्य चलाना ही पड़ेगा। प्रकृति की ये सीमाएं वाकई दिलचस्प हैं। इसी से जुड़ा हमारा अगला विषय है। स्लाइड की अगली हेडिंग है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। जी, मैं पढ़ती हूँ।
उत्क्रमणीय रिवर्सिबल आदर्श स्थिति। प्रक्रिया को उसी रास्ते से वापस लाया जा सकता है, इसमें कोई ऊर्जा क्षय नहीं होता। अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल प्राकृतिक प्रक्रियाएं, इन्हें ठीक उसी तरह वापस नहीं लाया जा सकता। और नीचे अनुत्क्रमणीयता के कारण लिखी हैं: घर्षण, फ्रिक्शन, श्यानता, विस्कोसिटी, गैसों का मिश्रण। तो क्या इसका मतलब ये है कि वास्तविक दुनिया में उत्क्रमणीय प्रक्रम मौजूद ही नहीं है? सिद्धांतिक रूप से हाँ, हमारी दुनिया की हर प्राकृतिक घटना अनुत्क्रमणीय ही है। अगर दो गैसें आपस में मिल गईं, तो वे खुद ब खुद अलग नहीं होंगी। जी। यहां चित्र में दिखाया गया है इन दोनों प्रक्रियाओं की तुलना। बाईं ओर एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया का उदाहरण है। एक आदर्श पिस्टन है जिसके नीचे हीट रिजर्वायर है। पिस्टन के बगल में साफ लिखा है कोई घर्षण नहीं, नो फ्रिक्शन। और नीचे भी कुछ लिखा है शायद। नीचे लिखा है बहुत धीरे धीरे, इनफाइनाइटली स्लोली। साथ ही एक पीवी ग्राफ है जिसमें वक्र पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ तीर लगे हैं। यह दर्शाता है कि अगर हम किसी प्रक्रिया को बिना किसी घर्षण के और अनंत रूप से धीमी गति से करें तो उसे उसी रास्ते से वापस पलटा जा सकता है। लेकिन ये तो एक आदर्श स्थिति है। बिल्कुल। और दाईं ओर एक मुक्त प्रसार, फ्री एक्सपेंशन का चित्र है जो एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। एक बॉक्स है जिसके दो हिस्से हैं। एक हिस्से में गैस के अणु भरे हैं, दूसरा हिस्सा पूरी तरह खाली यानी निर्वात है। जी। बीच की दीवार हटने पर गैस खाली हिस्से में भर जाती है। अब गैस के अणु कभी भी खुद ब खुद वापस एक कोने में इकट्ठे नहीं हो सकते। प्राकृतिक ऊर्जा क्षय के कारण समय का पहिया केवल आगे की ओर घूमता है। ये बहुत ही गहराई वाली बात है। अब इस चर्चा का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे सामने है। नोट्स की अगली हेडिंग है कार्नो इंजन और कार्नो चक्र। जी। यहाँ नोट्स में कोई लंबा चौड़ा टेक्स्ट नहीं है, केवल एक ग्राफ है। हाँ, क्योंकि ये चित्र पूरे ऊष्मागतिकी का हृदय है। सादी भाषा में सादी कार्नो नाम के एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने यह पता लगाने की कोशिश की थी कि अधिकतम संभव कार्य निकालने के लिए किसी इंजन को किन चरणों से गुजरना चाहिए। तो ये चक्र क्या है? यहाँ चित्र में दिखाया गया है पीवी ग्राफ पर बना वो आदर्श कार्नो चक्र। मैं श्रोताओं के लिए इस चक्र के चारों चरणों को बारीकी से स्पष्ट करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। चित्र में देखिए, बिंदु 1 से बिंदु 2 तक जो वक्र जा रहा है उसके पास लिखा है समतापी प्रसार, हीट इन Q1। इस पहले चरण में गैस एक गर्म स्रोत के संपर्क में आती है, वहां से ऊष्मा खींचती है और फैलती है। और तापमान? ये फैलाव इतनी धीरे होता है कि गैस का तापमान स्थिर रहता है। अब दूसरा चरण, बिंदु 2 से बिंदु 3 तक का वक्र जो तेजी से नीचे जा रहा है, यहाँ लिखा है रुद्धोष्म प्रसार, टेम्परेचर ड्रॉप्स। मतलब यहाँ ऊष्मा का लेन देन बंद हो गया। एकदम सही। यहाँ गैस को गर्म स्रोत से हटा लिया जाता है। गैस अपनी ही आंतरिक ऊर्जा खर्च करके और फैलती है। ऐसा करने का कारण यह है कि गैस का तापमान गिरकर ठंडे सिंक के बराबर आ जाए, ताकि जब वो सिंक के संपर्क में आए तो तापमान के अंतर के कारण ऊर्जा की बर्बादी न हो। बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया है। अब तीसरा चरण, बिंदु 3 से 4 तक वक्र पीछे की ओर मुड़ता है। यहां लिखा है समतापीय संपीड़न, हीट आउट Q2। अब इंजन का पिस्टन गैस को वापस दबाता है और गैस अपनी ऊष्मा दे देती है। हाँ, गैस अपनी बची हुई ऊष्मा ठंडे सिंक को दे देती है। और अंतिम चौथा चरण, बिंदु 4 से वापस बिंदु 1 तक जाने वाला वक्र जिस पर लिखा है रुद्धोष्म संपीड़न, टेम्परेचर राइजेस। मतलब तापमान फिर से बढ़ रहा है। जी, यहाँ गैस को चारों तरफ से बंद करके फिर से दबाया जाता है, जिससे उसका तापमान बढ़कर वापस शुरुआती गर्म स्रोत के बराबर हो जाता है। तो ये चक्र पूरा हो गया। बिल्कुल। ये 2 समतापी और 2 रुद्धोष्म प्रक्रियाओं का जो संयोजन है, यही कार्नो चक्र को ब्रह्मांड का सबसे कुशल इंजन बनाता है, क्योंकि इसमें तापमान के अचानक अंतर से होने वाली ऊर्जा की बर्बादी को पूरी तरह रोक दिया जाता है। ये चक्र ये साबित करता है कि प्रकृति के नियमों का सही इस्तेमाल करके हम अधिकतम दक्षता कैसे पा सकते हैं। और इसी दक्षता के गणित को नोट्स का अगला हिस्सा समझाता है। हेडिंग है कार्नो दक्षता, कार्नोट एफिशिएंसी। जी। इसमें सूत्र है ईटा बराबर 1 - T2 बटे T1। T1 बराबर स्रोत का ताप, सोर्स टेम्परेचर हाई, T2 बराबर सिंक का ताप, सिंक टेम्परेचर लो। नोट, T1 और T2 हमेशा केल्विन में होने चाहिए। और नीचे एक बॉक्स में एक बहुत ही कड़ा नियम लिखा है,
कार्नो प्रमेय, कार्नोट थ्योरम। पहला, किन्हीं दो तापों के बीच कार्य करने वाले किसी भी इंजन की दक्षता कार्नो इंजन से अधिक नहीं हो सकती। बिल्कुल। दूसरा, दक्षता केवल ताप पर निर्भर करती है, कार्यकारी पदार्थ वर्किंग सब्सटेंस पर नहीं। ये प्रमेय ऊष्मागतिकी का अंतिम सत्य है। ये साफ शब्दों में कहता है कि किसी इंजन की दक्षता केवल और केवल इस बात पर निर्भर करेगी कि स्रोत कितना गर्म है और सिंक कितना ठंडा है। मतलब मशीन के अंदर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि मशीन के अंदर पेट्रोल भरा है, डीजल भरा है या आदर्श गैस। दक्षता कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती। वाह, ये वाकई एक बहुत ही ठोस निष्कर्ष है। अब हम नोट्स के बिल्कुल आखिरी पन्ने पर पहुंच गए हैं। हेडिंग है महत्वपूर्ण सूत्र, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डैश चीट शीट। यहाँ 6 बॉक्स बने हैं जिनमें पूरे अध्याय का सार है। मैं सभी सूत्र एक एक करके पढ़ती हूँ। जी, ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। पहला, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। दूसरा, मेयर का संबंध, सीपी माइनस सीवी बराबर आर। तीसरा, समतापी कार्य, W बराबर म्यू आर टी नेचुरल लॉग V2 बटे V1। चौथा, पॉइजन समीकरण, P V की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। बिल्कुल। पांचवां, रुद्धोष्म कार्य, W बराबर म्यू आर गुणा T1 माइनस T2 पूरे के बटे में गामा -1। और छठा, कार्नो दक्षता, ईटा बराबर 1 माइनस T2 बटे T1। ये चीट शीट पूरे अध्याय को समेटने का एक बेहतरीन तरीका है। दोस्तों, हमारे पास NCERT की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी PDF नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न NCERT से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये NCERT साइंस PDF लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।